नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं हूं सोनाली राय और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों की डोज देने का। खबर बताएंगे आपको हम आपके फायदे की ही। खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि एक बोलचाल के तरीके से और रेडियो और टीवी के एक गजब कॉम्बिनेशन में एक अनोखे लहजे में एक अलग अंदाज में आपके सामने रखेंगे, जहां आपको खबरें सुनाएंगे भी और खबरें दिखाएंगे भी। आप ही की गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक पल पल की हलचल के साथ यहाँ पर हर खबर होगी आपके मतलब की। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं सोनाली। और अब दिल्ली सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है। दिल्ली सरकार 8 फरवरी को रामलीला मैदान में एक भव्य और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूरी कैबिनेट और सरकार के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, जबकि मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इसमें शामिल होंगे। ये कार्यक्रम राजधानी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी की जीत के 1 साल को पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है और आगामी योजनाओं को जनता के सामने रखने के उद्देश्य से भी आयोजित किया जा रहा है। तो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये है सोनाली, रामलीला मैदान में आज दिल्ली सरकार राजधानी के दरअसल परिवहन ढांचे को मजबूत करने के लिए 500 नई ई बसेस को जोड़ने की भी घोषणा करने वाली है। ये भी इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, शहरी सुविधाएं, इससे जुड़ी भी नई और महत्वाकांक्षी योजनाओं का आज ऐलान संभव है। साथ ही साथ सरकार का फोकस पर्यावरण अनुकूल परिवहन, ट्रैफिक दबाव कम करने और इसी के साथ साथ प्रदूषण से राहत देने पर रहेगी, क्योंकि लगातार पिछले दिनों दिल्ली वासियों को परेशानी हुई जो दिवाली के बाद से कुछ दिन पहले तक लगातार परेशानी रही। अब इसको लेकर के भी सरकार चाहती है कि हालांकि इसको लेकर के कई योजनाएं तो बनाई गई, लेकिन फिलहाल राहत मिलते हुए नहीं दिखी। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिले, हालांकि अभी भी राहत ही है। और इस मंच के जरिए सरकार ये संदेश देना चाहती है कि बीते 1 साल में किए गए वादों को जमीन पर उतारने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं और आने वाले समय में विकास की जो रफ्तार है पूजा और तेज होगी। जनता से फीडबैक भी लिया जाएगा। 2025 चुनाव के विधानसभा नतीजे 8 फरवरी को ही सामने आए थे और यही वजह है कि बीजेपी इस बड़े आयोजन को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। सभी बीजेपी विधायकों और सांसदों को कार्यक्रम से जुड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई है ताकि आयोजन में अधिकतम जन भागीदारी सुनिश्चित कर सके। यानी कि सरकार आज अपनी उपलब्धियां भी गिनवाएगी और साथ ही साथ लोगों से भी फीडबैक लिया जाएगा कि 1 साल का जो सरकार का फीडबैक है वो क्या है, लिया भी सरकार जाना ने कैसे चाहिए। काम, हाँ ये भी जानना चाहिए। तो देखिए होगा क्या इसमें, कैसे जिम्मेदारी दी गई है जनता के साथ जुड़ने की। कैबिनेट मंत्री जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उनको जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारी क्या है कि स्थानीय स्तर पर लोगों को कार्यक्रम से जोड़ा जाए। अब देखिए दिल्ली के सभी विधानसभा सीटों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 70 विधानसभाएं हैं, 70 कार्यक्रम जिनके माध्यम से सरकार अपनी उपलब्धियां, योजनाओं और फैसलों को सीधे जनता तक पहुंचाएगी और फीडबैक भी लिया जाएगा। 70 में से 48 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, माफ कीजिए 70 विधानसभाएं हैं, लेकिन 48 जगहों पर ये कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। और इसी क्रम में दिल्ली बीजेपी विधायक दल की एक अहम बैठक भी हुई थी जो आयोजित होने जा रही है। वो बैठक दोपहर 3:30 बजे होगी। उसको लेकर भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। लेकिन सवाल देखिए, ये कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है, वो भी जरा हम आपको फटाफट दिखा देते हैं। ये देखिए कार्यक्रम की तस्वीरें अभी शायद सामने आ रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें, एकदम फ्रेश तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंच पे नजर आ रही होंगी आपको। उनको वेलकम किया जा रहा है और उनको बुके देते हुए वेलकम किया जा रहा है। इसी तरीके से कार्यक्रम और भी होंगे और इन कार्यक्रमों का इंटेंशन दरअसल ये है, मतलब इसका मकसद ये है कि एक तो जीत को सेलिब्रेट किया जाए कि दिल्ली में सरकार बनी और लंबे अरसे बाद, भाई बहुत समय बाद बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी, लेकिन चुनौतियां कई सारी थी। चुनौतियां क्योंकि दिल्ली में इश्यूज कम नहीं है, दिल्ली में इश्यूज की तो भरमार है और उन इश्यूज पे क्या क्या काम हुआ है अब इस 1 साल में, ये भी एक अच्छा मौका है वैसे सरकार के पास बताने के लिए कि उनका विजन क्या है, कितना उन्होंने काम किया है। हालांकि विपक्ष तो बोलता है कि कुछ काम हुआ नहीं है, पर जो दिल्ली के कुछ कोर इश्यूज है जैसे पॉल्यूशन है, हम पॉल्यूशन पे हमने इतनी चर्चा की है मेरे ख्याल से इस पूरे सीजन में
जितनी और कहीं नहीं हुई होगी जितनी चर्चा हमने इस पे की है, तमाम तरह के सवाल उठाए हैं कि आज ये स्थिति है, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाइए। उसके अलावा यमुना पर भी मुझे लगता है कि सरकार बता सकती है कुछ कि कैसे वो काम कर रहे हैं यमुना की सफाई के लिए। हालांकि कालिंदी कुंज के पास जो यमुना बहती है वहां पर तो झाग नजर आ रहा है अभी, पर छठ के टाइम पर वहां पे झाग नहीं था, तो शायद उसको भी उपलब्धियों में अपने काउंट कर ले। इसके अलावा कई सारे इश्यूज और सड़कों के गड्ढे भरना, सड़क निर्माण करना, और साथ ही साथ जो कूड़े का पहाड़ है उस पर कितना काम किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बोला तो था, उन्होंने बयान तो दिया था, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुआ था उनका बयान कि इसको लेके हम बहुत सीरियस हैं और इस पर हम काम कर रहे हैं। हालांकि जो विरोधी हैं यानी कि जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनका कहना ये है कि सिर्फ झूठे झूठे वादे किए जाते हैं, पर कूड़े का पहाड़ अब देखिए एक साल में तो नहीं हो सकता है पूरा खत्म, लेकिन किस गति के साथ ये काम आगे बढ़ रहा है ये भी बताया जा सकता है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि पानी के इशू को भी शायद इंक्लूड किया जा सकता है, बिजली पानी को भी इंक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि गर्मियों के वक्त में, अब सर्दियों का सीजन खत्म हो जाएगा, गर्मियों के वक्त में होने वाली है पानी की किल्लत, बहुत जगहों पर पानी नहीं आ पाता है। उसको लेके सरकार ने देखिए क्या अभी तक प्लान अपना बनाया है, कैसे वो काम करने वाले आगे, ये भी मुझे लगता है बताएं वो। और मानसून सीजन को लेकर भी उनको बताना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम पर हमेशा ठीकरा फूटता है कि ड्रेनेज सिस्टम के लिए क्या किया उन्होंने। अब इस बार भी ये बोल दिया जाए ब्रिटिश कालीन है तो दिल्ली वाले नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल पूजा, लगातार कई बड़ी समस्याएं हैं दिल्ली में, और पिछले एक साल में सरकार ने क्या काम किया। अब आज सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवाएंगी और इसके साथ साथ आगे का विजन क्या है, पर्यावरण को लेकर के, गड्ढों को लेकर के, ड्रेनेज, बता सकते हैं, अटल कैंटीन भी बता सकते हैं। 5 रुपए में लोगों को स्वादिष्ट और भरपूर खाना मिल रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकता है। गई है ना अभी तक आरोग्य मंदिर, हाँ आरोग्य मंदिर, ये भी आज उपलब्धियों में सरकार ज़रूर गिनवाएगी क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ साथ लेकिन जो कमियां और खामियां हैं शायद उसके लिए आगे विज़न सेट किया जाए आज कि आगे उन पर क्या करना है, पॉल्यूशन को लेकर के क्या करना है, सड़कों को लेकर के क्या करना है। गड्ढा बहुत बड़ी समस्या, अभी पिछले दिनों ही देखा गया कि जनकपुरी में होगा कि इस गड्ढे पर आज दिल्ली सरकार की तरफ से कोई कुछ कहता है या नहीं कहता है। एक युवक की क्योंकि उसमें जान गई है, तो ऐसे में देखिए उसी से जुड़ी हमारी दरअसल ये खबर भी है। इस पे ना एक अपडेट बोले इसे या फिर थोड़ा शर्म करने वाली बात बोले इसे, आपको जरा बताते हैं। दिल्ली के जनकपुरी में जो दर्दनाक हादसा हुआ उसने एक गंभीर मोड़ लिया। इस मामले में 25 वर्षीय कमल ध्यानी की मौत हुई थी, तो आपको पता होगा, जो कि खुले सीवर के गड्ढे में गिर गए थे। अब इस केस में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने सबसे पहले तो सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति को गिरफ्तार किया। फिलहाल उससे गहन पूछताछ की जा रही है और सोर्सेस के मुताबिक आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकते हैं। ये पूरा मामला जो है ये स्टेप बाय स्टेप एक बार हम आपको बता देते हैं और फिर कैसे यहाँ पर जो ह्यूमैनिटी है वो मरी है वो भी जरा हम आपको बताएंगे। अब पूजा, जिस वक्त ये बड़ा हादसा हुआ उसी समय एक परिवार वहां से गुजर रहा था। उस परिवार ने कमल को अपनी आंखों के सामने गहरे गड्ढे में गिरते हुए देखा बाइक के साथ। उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी मौके पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड और इसके साथ साथ गड्ढे के पास बने टेंट में रह रहे एक व्यक्ति को दी। ये व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति का कर्मचारी ही था। उस कर्मचारी ने तुरंत फोन करके राजेश को पूरी घटना की जानकारी दी और सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें पूजा, तो राजेश उसी रात मौके पर भी पहुंचा। अब सोचिए, वो खुद मौके पर पहुंचा है और गड्ढे में गिरे हुए बाइक और इसके साथ साथ कमल को भी उसने देखा। लेकिन यहीं से ये मामला गंभीर बन गया क्योंकि उसने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी। सोचिए, आपके सामने कोई व्यक्ति गड्ढे में है, कितनी शर्म की बात है और आप कितने असंवेदनशील हैं। आप ये सोचिए कितने इनह्यूमन हैं आप कि आपने इसकी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दी। एटलीस्ट आपको हॉस्पिटल में कॉल करना चाहिए था, पुलिस को कॉल करना चाहिए था, पुलिस को बुलाना चाहिए था, उस लड़की की वहां मदद करने की कोशिश करनी चाहिए थी। आज के डेट पर ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि ये बन चुके एकदम जीरो है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोग, आपने देखा है कई केसेस ऐसे होते हैं जो, क्योंकि हम लगातार खबरें बताते रहते हैं, लोग सिर्फ तमाशबीन बने रहते हैं, खड़े रहते हैं। और अब तो हाथ में वो मोबाइल फोन लेके वीडियो बना लेते हैं लेकिन मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। अब पिछले दिनों पूजा एक वीडियो सामने आई थी विकासपुरी से, आई थिंक, कि एक आदमी वहां पर गली में गिर गया था, बेहोश हो गया था और 2 लोग आए, उसका फोन चुरा के चले गए और उसकी मौत हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी मदद नहीं की गई बल्कि चोरी करके और चले गए।
कोई परेशान है, उसमें अवसर ढूंढ रहे हैं लोग। बिल्कुल। सब कुछ देखने के बाद राजेश ने पुलिस को तुरंत सूचना क्यों नहीं दी? ये देखिए, ये सवाल केवल राजेश के लिए नहीं है, ये सवाल हम सबके लिए भी है कि हम कितना आगे बढ़ के लोगों की मदद करते हैं। क्या करते हैं आप लोग करते हैं क्या? आपको कहीं पर कोई भी परेशान व्यक्ति दिखता है, आप खुद कितना आगे बढ़कर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं? लोग हिट एंड रन करके भाग जाते हैं। कई बारी देखते, आपने देखा होगा एक्सीडेंट कहीं पर हो गया सड़क पर, लोग चल रहे हैं, साइड से देख रहे हैं, कुछ हुआ है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उतरकर मदद करने की कोशिश करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोग सिर्फ देखकर वहां से चले जाते हैं, क्योंकि वो उनका कंसर्न नहीं है, वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है। पर ये प्रॉब्लम केवल दूसरे व्यक्ति की नहीं है, ये प्रॉब्लम कल के दिन आपके साथ भी हो सकती है। इसीलिए उतनी ह्यूमैनिटी मुझे लगता है कि लोगों को अपने अंदर जिंदा रखनी चाहिए। आज किसी और को जरूरत पड़ रही है, कल आपको भी जरूरत पड़ सकती है। और ये केवल ज्ञान देने वाली बात नहीं है, ये रियलिटी है जो हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं। ये राजेश ने पुलिस को कॉल करने की बजाय चुपचाप घर लौट जाना सही समझा। क्या आपको लगता है कि उसने ठीक किया? यही बात अब उसके खिलाफ सबसे मजबूत मानी जा रही है और उस पर इसीलिए कार्रवाई, उसे इसीलिए गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के पास कई सबूत है, जैसे प्रत्यक्षदर्शी थे, उनके बयान है, कर्मचारी की जानकारी है, राजेश की मौके पर मौजूदगी है और घटना को छुपाने की कोशिश है। इन्हीं आधारों पर राजेश प्रजापति को अब गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस का कहना यह है कि इस मामले में कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर और साइट मैनेजमेंट है, उससे जुड़े कई लोग अब पुलिस की रडार पर है। और अब सवाल यह आता है कि यह मामला सिर्फ हादसा क्यों नहीं रहा है? गड्ढे पर ना बैरिगेटिंग थी, ना कोई चेतावनी थी, ना कोई बोर्ड था, ना लाइटिंग थी। हादसे के बाद भी पुलिस को समय पर सूचना नहीं दी गई। तो ये सवाल केवल लापरवाही का नहीं है, ये सवाल इंसानियत का भी है जो उस दिन खत्म हो गई थी, उस रात को मर गई थी। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से ये घटना सामने आई और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने बिल्कुल भी एक होता है कि चलो ह्यूमैनिटी दिखाते हैं, इंसानियत दिखाते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर आप भी अगर देख रहे हैं इस खबर को, तो अगर किसी की हेल्प करनी हो तो प्लीज़ आप उसकी हेल्प कीजिए, क्योंकि आज अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो कल हो सकता है कि कोई आपकी हेल्प करे। तो वेरी ट्रू, आप हेल्प करिए बिल्कुल। अब इसी के साथ पूजा खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मयूर विहार इलाके से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अब मयूर विहार पॉकेट 1 मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और अब इस स्टेशन को श्री राम मंदिर मयूर विहार के नाम से जाना जाएगा। अब इस बात की जानकारी को डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने दिया। हालांकि नाम बदलने से क्या होगा इसका ये तो मुझे अभी तक समझ आया नहीं। लेकिन लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता था, मयूर विहार फेज 1, फिर मयूर विहार, तो मयूर विहार करके लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते थे। शायद ये अच्छा है, लोगों को अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए, मयूर विहार पॉकेट 1 और मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन एक दूसरे के काफी पास है। नाम मिलते जुलते होने की वजह से लोग अक्सर गलत स्टेशन पर भी उतर जाते थे। हमारे सहयोगी भी जैसा भी बता रहे थे, कंफ्यूजन बढ़ जाता है। आप भी उतरिएंगे कई बार गलत स्टेशन पे? कई बार ऐसा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अच्छा हुआ, क्योंकि लोग भी परेशान थे। ठीक, इस वजह से स्थानीय लोग और श्री सनातन धर्म सभा ने दरअसल, साथ ही श्री राम मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी लंबे समय से स्टेशन का नाम बदलने की मांग कर रही थी। इसके अलावा बीजेपी के कई नेताओं ने भी डीएमआरसी से ये मांग उठाई थी और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने डीएमआरसी को सुझाव दिया और फिर स्ट्रीट नेम अथॉरिटी एसएनए की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया है। स्थानीय विधायक रविकांत ने बताया कि इस नाम बदलाव से यात्रियों को सही स्टेशन पहचानने में आसानी होगी, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते थे, उनको जाना कहीं और है, पहुंच किसी और मयूर विहार पे स्टेशन पे है, तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ करता था। अब चलिए, अब लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा और गलत स्टेशन पर वो नहीं उतरेंगे, या फिर गलत स्टेशन पर कहीं जाना है तो वो नहीं पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बेहतर है, लोगों के लिए अच्छा ही है। अब ये जो नाम है आप याद रख लीजिए, क्योंकि मयूर विहार पॉकेट 1 अब श्री राम मंदिर मयूर विहार। अब क्या होता है ना पूजा, की लोग अब इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि नाम क्या था और कोई और मेट्रो स्टेशन वो ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि लोगों को जानकारी ही नहीं होती है। बिल्कुल, चलिए, तो अब आप ध्यान रखिए इस बात का कि नाम चेंज हो गया है। फिलहाल बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, आगे बस थोड़े से चेंजेस हुए हैं, बाकी का नाम सेम ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ज़रा एक खबर बता देते हैं हम। ये खबर आपको जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की तरफ से सीधे तौर पर बता रहे हैं। जैसे अगर आपसे जुड़े कोई इश्यूज़ है
तो आप जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के साथ जुड़ सकते हैं। मेरे ख्याल से कि जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है जो अपने दर्शकों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है और आपको एक मौका दे रहा है कि आपकी समस्याओं का समाधान हमारे जरिए जल्दी से जल्दी हो जाए। कैसे कनेक्ट हो सकते हैं आप हमारे साथ? हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए कनेक्ट हो सकते हैं और आपको लिखना उसमें ये होगा, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आपका कोई इशू है जो नहीं रिजॉल्व हो पा रहा है, आपको लगता है कि हमारे उस इशू पर बात करने से वो बात कहीं पहुंचेगी और उसको रिजॉल्व किया जाएगा, वो ठीक हो सकता है, तो आप #दिल्ली वाला रेडियो टीवी लिखेंगे, अपने इशू को लिखेंगे। और आप कहाँ लिखेंगे ये सारी चीज़ें? आप इधर सोनाली के इंस्टा हैंडल पर जाकर उनकी रील्स पर लिख सकते हैं कमेंट में #दिल्ली वाला रेडियो टीवी आपका इशू, या आप मेरे इंस्टा हैंडल पे या ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं @पूजा खंडूरी के नाम से है, या फिर आप हमारा जो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का सोशल पेज है, वेदर वो इंस्टाग्राम पे हो, ट्विटर पर हो, फेसबुक पर हो, यूट्यूब पर हो, लेकिन आपको कमेंट रील्स पे ही जाके करना होगा क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा आसान जरिया होगा हमारे तक भी बात पहुंचने का, तो उसके जरिए आप बता सकते हैं। तो जो भी आपकी परेशानी है, आप चाहते हैं कि किसी विषय पर चर्चा करें, कि कोई लगातार प्रदूषण का मुद्दा हो, गड्ढों का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा हो, पानी की किल्लत हो, बिल्कुल ट्रैफिक हो, हम हमेशा आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपसे जुड़ा हुआ कोई मुद्दा उठाएं तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं पूजा, और दिल्ली वालों के लिए एक और बहुत अच्छी खबर है। वो खबर है कि दिल्ली में यमुना क्रूज सर्विस इसी महीने शुरू होने जा रही है, यानी कि जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब उन्हें मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब दिल्ली में ही वो क्रूज का मजा ले सकते हैं। #दिल्ली अपनी क्रूज। बिल्कुल। तो दिल्ली सरकार की योजना ये है कि 20 फरवरी को इस क्रूज सर्विस को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाए। खास बात यह है कि ये कार्यक्रम बीजेपी सरकार की पहली सालगिरह के जश्न का मुख्य हिस्सा होगा। सरकार की तैयारी है क्रूज शुरू करने से पहले 16 या फिर 17 फरवरी को ट्रायल रन किया जाएगा ताकि सब कुछ सही तरीके से काम करें। अब जानते हैं कि ये क्रूज चलेगा कहां से कहां तक। ये क्रूज सोनिया विहार से जगतपुर के बीच चलेगा। करीब 1 घंटे का सफर होगा और यमुना नदी के लगभग 5 किलोमीटर के इलाके में इसे चलाया जाएगा। इस क्रूज ने 40 लोगों के बैठने की क्षमता है। यात्रियों के लिए इसमें संगीत है, मनोरंजन है, खाने पीने की सुविधाएं भी दी गई हैं, यानी कि जो भी इस क्रूज का मजा लेना चाहते हैं वो ले जा सकते हैं। खाने पीने की भी कोई टेंशन नहीं है। क्रूज से लोग यमुना नदी घाटों और नदी के किनारे के खूबसूरत नज़ारों को देख सकते हैं। ये क्रूज दिल्ली सरकार की रिवर फ्रंट पर्यटन और मनोरंजन योजना का अहम हिस्सा है, जिसका मकसद है कि यमुना किनारे घूमने और एंटरटेनमेंट के नए विकल्प तैयार करना। अब थोड़ी जानकारी बोट की भी हम दे देते हैं पूजा। ये बोट मुंबई की इंस्पिरेशन मरीन प्राइवेट लिमिटेड ने दरअसल बनाई है। और चलिए, अब दिल्ली की होगी अपनी क्रूज और दिल्ली वालों को क्रूज में घूमने का यहाँ पे मौका मिल जाएगा, तो उससे बेहतर और क्या होगा। लेकिन ये भी हम चाहते हैं कि जहाँ पर वो क्रूज घूमे वो यमुना भी साफ रहे, और जो झाग फिलहाल अभी नजर आ रहा है वो झाग ना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, और अब आपको बता देते हैं दिल्ली के राजघाट स्थित महात्मा गांधी स्मृति स्थल पर एक आधिकारिक समारोह है, जिसकी वजह से 9 फरवरी को राजधानी में ट्रैफिक प्रभावित रह सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर यातायात प्रतिबंध और रूट डिवीजन की जानकारी दी है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी। इस दौरान गणमान्य व्यक्तियों की आवाजाही के अनुसार कई रास्तों पर डाइवर्जन किए जाएंगे। आप जानते हैं कि कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, तो इन रास्तों को अभी नोट कर ले, क्योंकि इन रास्तों से अगर आप गुजरते हैं तो आपके लिए ये अहम खबर है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि ITO चौक, दिल्ली गेट, गुरु नानक चौक, शांतिवन चौक और IP फ्लाईओवर पर यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ प्रमुख सड़कों पर भी प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन यानी कि डाइवर्जन लागू रह सकता है। इसमें शामिल है बहादुर शाह जफर मार्ग, शांतिवन चौक से लेकर के IP फ्लाईओवर तक का रास्ता, दिल्ली गेट से लेकर के NS मार्ग तक, शांतिवन चौक से निषाद राज मार्ग तक और राजघाट DTC डिपो से लेकर के रिंग रोड बाईपास तक। तो ट्रैफिक पुलिस ने कहा है बहादुर शाह जफर मार्ग, असफ अली रोड, निषाद राज और आसपास के इलाकों में नियामक उपाय लागू किए जा सकते हैं। इस वजह से अगर आप इन एरिया से गुजरने वाले हैं तो फिर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपको वैसे तो मुझे लगता है ऐसे रूट्स को अवॉइड ही कर देना चाहिए जहाँ पर ट्रैफिक प्रतिबंध रहते हैं। बिल्कुल। ये तो रही ट्रैफिक के बाद। अब हम आपको फटाफट बता देते हैं आज सोने और चांदी का क्या भाव है। आज जो सोने का भाव है दिल्ली में वो है 1,58,930 प्रति ग्राम, प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव है ये। वहीं अगर चांदी की कीमत की बात करें पूजा तो 2,80,000 पर किलो के हिसाब से है।
तो अब देख लीजिए, गोल्ड या सिल्वर आप खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं, या फिर आप इंतज़ार करना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो पूजा इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सोने चांदी के भाव जो है वो बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि 1-2 महीने बाद ही लो। बट मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कम नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछले 7-8 महीने से मैं भी वेट ही कर रही थी, जब वो 1 लाख के आसपास था कि थोड़ा इंतज़ार करते, क्या पता कम हो जाएगा तो फिर तब ले लेंगे। लेकिन वो बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया है, सोना 1 लाख पार, 1,58,000, और चांदी तो भाई 2 लाख क्रॉस कर गई है। तो आप भी देख लीजिए आपको क्या करना है। बाकी आगे बढ़ते हैं हम, और अब आपको बता देते हैं पेट्रोल डीजल के दाम आज क्या है फ्यूल स्टेशन के और अगर आप रुक करने वाले हैं तो आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 पर लीटर है, डीजल की कीमत 87.67 पर लीटर, और सीएनजी के दाम है 77.09 पर किलोग्राम। अगर नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 95.05 प्रति लीटर, डीजल की कीमत की बात करें तो यह है 88.19 प्रति लीटर, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो यह है 85.70 प्रति किलोग्राम। तो गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत 95.26 पर लीटर, डीजल की कीमत 87.79 पर लीटर, और सीएनजी के दाम 82.12 पर केजी बताए जा रहे हैं।